तो नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। सिलेक्शन टॉपर्स में आपका स्वागत है, ठीक है? एक प्रीमियम लर्निंग प्लेटफॉर्म में, ठीक है? इसमें हमने कल आपको 14 अगस्त को मैंने बताया था कि मैं 15 अगस्त शाम 6 बजे से, टाइम आप याद रखोगे, 15 अगस्त शाम 6 बजे से आपके साथ 10 क्वेश्चंस पर डे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? विथ डिटेल सॉल्यूशन। वो जो मेरा अप्रोच होगा वो डिफरेंट अप्रोच होगा, ठीक है? जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा इस अप्रोच से मैथ सॉल्व करना, ठीक है? उस अप्रोच के साथ मैं आपको सिखाऊंगा मैथ्स। बस आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहोगे। आप खुद में जरूर कुछ दिनों के बाद, 5-10 क्लास के बाद खुद आप फील करोगे कि मैं बेटर कुछ सीख पा रहा हूँ, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज 15 अगस्त है, उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है? आज के ही दिन हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है? टाइम मिले आप ये इस पे जो हमने एक्सप्लेन कराए हैं, है ना, वो आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है मेरे भाई? आज हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आपको पता होगा हमारे मैथ्स का पहला जो चैप्टर है, डे वन पे जो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो ध्यान देंगे। हम वास्तविक संख्या करेंगे। क्या करेंगे? वास्तविक संख्या करेंगे, ठीक है? इसके हम 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके साथ, और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, ठीक है? ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, फिर भी नहीं आ रहे। आपको जैसा भी आ रहा, आपने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है और भी अच्छी बात है। मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? जो आपके 2027 बिहार बोर्ड के पेपर में आपको हू बहू यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई? तो आगे हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन मेरा ये है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। शून्य मतलब होता है जो शून्य नहीं है, जो क्या है, शून्य नहीं है, ठीक है? तो अब सबसे पहले जानो कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है? देखो, जिस संख्या को हम ना मेरे भाई p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, और जहां पर p और q क्या हो, पूर्णांक हो। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना, मतलब नीचे वाला जो है ना, ये नीचे वाला जो है वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि नीचे वाला जीरो हो गया, नीचे वाला क्या हो गया मेरा, जीरो। नीचे वाला जीरो मेरे भाई क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है? मतलब आपने अगर p बट्टा q के फॉर्म में लिखा है तो ये p और q तो पूर्णांक होगा। p और q क्या होगा मेरे भाई, पूर्णांक होगा, है ना? तो फिर पूर्णांक किसे कहते हैं सर? प्लस का अनंत से लेकर माइनस अनंत, माइनस के अनंत मतलब प्लस 1 2 3 4 5 6, प्लस में जहां तक अनंत तक जाओ, और माइनस में -1 -2 -3 -4, मतलब अनंत तक जाओ यहाँ पे, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है? तो आप इस बात को समझ गए होंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब तो देखो, दो दो परिमेय है कि नहीं? हाँ परिमेय है, क्योंकि इसके बट्टे में हम एक लिख सकते हैं। अब तो ये दो भी क्या है, पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है। और नीचे जो क्यू है ना, इसी को हम क्यू बोल रहे हैं ना यहाँ पे, देखो नीचे कोई हम क्यू बोल रहे हैं, ये जीरो नहीं, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। -5 भी क्या है, परिमेय संख्या। 3/4 भी क्या है, परिमेय संख्या। अब जीरो का चर्चा करते हैं, जीरो के नीचे हम एक तो लिख सकते हैं, तो एक जैसे लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा जीरो में हम किसी भी नंबर से भागा देते हैं तो जीरो ही आते हैं, है ना? जीरो ही आता है, तो इसीलिए क्या हो गया मेरे भाई, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है? 22/7 जो है p बटा q के फॉर्म में, इसलिए क्या है, मेरा परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है? जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन ये एक बात आप ध्यान दोगे, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, p और q ये पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और नीचे में जो q है ना, q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, जैसे रूट दो लिखा है, जैसे हमने रूट दो लिखा, कुछ नहीं तो बटे में आप देखो, मान लेते हैं सर हम एक लिख दिया, ठीक है? तो आप बताओ, आपको हमने क्या बताया, p बटे q के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ऊपर में जो p है, मतलब ये p वाला जो है ना, ये क्या है, रूट में दे रखा है। ये तो रूट वाला पूर्णांक तो होता है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 भी जो है ये क्या है, रूट 3 भी जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम पाई की बात करते हैं ना, हम पाई की बात करते हैं। आप बताओ, पाई की मान जो आप लेते हो 22/7, आप मानते हो ना 22/7, पर एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, है ना? या पाई की मान आप 3.14 जो लेते हो ना, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है? ये पाई का मान कितना होता है मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। देखो, 7 से जैसे आप 22 में भागा दो, 7 या 21, है ना? तो एक बचा, पॉइंट लगाओगे, फिर जीरो डालोगे, 7 एकान 7, ठीक है? फिर 3 बचा, फिर 3 पे जीरो लगाओगे तो 30 बन गया, 7 चौका 28, फिर 2 बचा, 2 पे जीरो लगाओगे तो 20, तो 7 दूना 14, 6 बचा, 6 पे जीरो लगा, 7 8 56, ऐसे ऐसे देखो चेंज होते जा रहे हैं, मतलब कुछ से कुछ मतलब बढ़ते जा रहे हैं, 1 4 2 8 ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, है कि नहीं है, आ रहे हैं ना? मतलब ये जो है ना मेरा भाई, ये फॉर्मेट जो है होते हैं, ऐसे फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। मैं आपको दशमलव प्रसार बताता हूँ, वो परेशान मत होना, ठीक है? मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ध्यानपूर्वक सुनो हमारी बात को, ठीक है? देखो, जैसे मान लिया जाए हमने क्या किया, हमने 2 में 5 से भागा था, 2 से 5 में भगा दिया, तो क्या लिखोगे, 2 दूना 4, तो कहोगे एक बचा, है ना? फिर जीरो उतारोगे तो दो पॉइंट डालते हो ना यहाँ पे, 2 पंचा 10, कट गया। तो आप क्या देखा कि 2.5 में पूरा पूरा कट जा रहा है, लेकिन आप जैसे ही 3 से 10 में भगा देंगे, देखो आप, तो क्या होगा, 3 तिया 9, एक बचा, फिर जीरो उतारोगे तो यहाँ पे पॉइंट दोगे, फिर क्या, 3 तिया 9,
फिर एक आएगा, फिर जीरो, फिर तीन तिया नौ। देखो अब क्या हो रहा है, 3.3 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, 3 पॉइंट, जहां से रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये रिपीट में है, रिपीटेशन में है। इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, आवर्ती कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसे रफ करके और मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। ये 2 पॉइंट आप याद रखोगे, नोट करोगे, है ना, जो आपको नहीं आता वो आप नोट करोगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम आगे आपको बताते हैं कुछ। रुक जाएंगे 1 मिनट, 1 मिनट मेरे दोस्त। अब मैं हमारी बातों को आप इत्मीनान के साथ समझने की कोशिश करेंगे, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धीरे 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 आप सब कुछ हमारी बातों को समझने लगोगे, है ना। मैं कैसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, आपको सब कुछ आप समझ जाओगे धीरे धीरे। थोड़ी सी तो टाइम देनी पड़ेगी ना। मैं कोशिश करूंगा जितना छोटा वीडियो बन पाए मैं उतना छोटा करूंगा, कोशिश करूंगा, ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लूं मैं इसमें, है ना। चलो, अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो आपने देख लिया था, क्या देखा था सर, कि अब जैसे आपने 5 में 2 से भागा दिया था तो क्या आया था, 2.5 आया था। लेकिन आपने जैसे ही 10 में 3 से भागा दिया था तो 3.3 बार आपने लिखा था, हमने पीछे बताया आपको। ठीक है, अब मेरी बातों को सुनो। ठीक है, देखो पी बटा क्यू के फॉर्म में जो होता है ना, पी बटा क्यू, कोई भी परिमेय संख्या पी बटा क्यू के फॉर्म में होता है, आपको पता है। तो हम क्या सोचते हैं, अगर इससे इसमें भागा दिए, पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। ठीक है, अगर पूरा पूरा नहीं कटा, अगर पूरा पूरा नहीं कटा, उसे हम क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार जो है, आपने भागा दिया, पूरा पूरा कट गया, ये शांत है। ये पूरा पूरा नहीं कटा, तो क्या है, शांत है नहीं है। कंफ्यूजन है, मैं दूर करता हूँ। ठीक है, ये अशांत जो है ना, अशांत के दो कंडीशन बनते हैं। अशांत के क्या बनते हैं, दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बनता है मेरे भाई, वो ध्यान देंगे। पहला बनता है आवर्ती, आवर्ती क्या बनता है, आवर्ती। लेकिन दूसरा क्या बनता है, अनावर्ती, अनावर्ती। तो वो लोग आवर्ती किसके कहते हैं, तो आप बताओ। अभी आपने लिखा 3.3 के ऊपर जो बार दिया, ये क्या 3 बार बार आ रहा था ना, इसीलिए हम क्या कहें, इसे हम क्या कहते हैं, ये आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, लेकिन जैसे आपने पाई का मान निकाला था 3.142 ऐसे कर कुछ निकाला था ना, तो ये क्या है, ये तो रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या है मेरे भाई, ये जो है इसे हम अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, इसे हम आवर्ती कहते हैं, और एक क्या होता है, अनावर्ती होता है। ठीक है, शांत में हमने दो टाइप आपके सामने रख दिया। ठीक है, अब मेरी बातों को सुनो। जो जो सुनो, अगर मान लिया जाए जो कोई शांत है, जो जैसे मान लिया जाए कोई भी दशमलव प्रसार है, अगर कोई आवर्ती है, क्या है, कोई दशमलव प्रसार आवर्ती है, उसे भी हम क्या कहेंगे, वो शांत है। क्या है, वो शांत कैसे होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जो अनावर्ती है, मतलब जो रिपीट नहीं कर रहा है, वो क्या कहलाते हैं, वो अशांत कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे शांत अशांत थोड़ा बहुत समझ में आया। मैं फिर आपको बताऊंगा शांत अशांत, और मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे, एक ही सवाल में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलो हम आगे आगे, आगे कुछ और कॉन्सेप्ट आपके लिए लाए हैं। देखो, चलो आगे हम बताते हैं। देखो अभी हम क्या कहें, पहला नियम, शून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में था, तो क्या आता है सुन। अगर अशून्य, कभी भी अशून्य परिमेय को और गुना करोगे अपरिमेय को, तो क्या होगा, देखो अशून्य परिमेय मतलब मान लिया जाए हमने क्या ले लिया, तीन जो है, हमने क्या ले लिया, देखो तीन जो है हमने अशून्य अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या ले लिया, और रूट दो क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो आप जिसे गुना करोगे तो 3 रूट 2 आएगा। ये क्या, देखो परिमेय अपरिमेय आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 1/2 आपने लिखा, 1/2 तो परिमेय है ना, बट्टे के फॉर्म में है। और रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। गुना करोगे तो रूट 5/2 आएगा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपने क्या देखा, कभी भी अपरिमेय संख्या का आप गुना करोगे, कभी भी शून्य परिमेय संख्या को गुना करोगे अपरिमेय संख्या से, तो हमेशा आंसर अपरिमेय संख्या ही आएगा। दूसरा नियम, अगर शून्य को अपरिमेय संख्या से गुना करें, जैसे आप शून्य को मेरे दोस्त, शून्य को अगर जीरो से, सॉरी, शून्य को अपरिमेय संख्या से गुना करोगे तो जीरो आएंगे। आपको पता होगा जीरो से किसी को भी हम गुना करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है मेरा, है कि नहीं। चाहे जीरो से पाई को गुना करो फिर भी जीरो ही आएगा। जीरो बताओ, हमने पीछे ही आपको बताया जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। तो जीरो से जैसे ही अपरिमेय में गुना करोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं अपरिमेय का, कुछ कुछ हम एक्स्ट्रा बातें समझते हैं आपके साथ। ठीक है, देखो जैसे मान लिया जाए, पहला कंडीशन हम बताते हैं आपको, दो अपरिमेय संख्या को जब आपस में गुना करोगे तो क्या होता है। ठीक है, पहला जो है, पहला आप ध्यान से पढ़ोगे सब समझ में आएगा। ये देखो रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय। ये रूट 2 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो इन दोनों को जो हम गुना करेंगे तो रूट 4 होगा। तो रूट 4 का मतलब क्या होगा, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 3, यहाँ पे रूट 12 लिख रखा है, तो यह क्या होगा, रूट 136, है ना। तो 36 का वर्ग कितना होता है, 6, तो 6 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, अपरिमेय वाला, ये देखो अगर मान लिया हम यहाँ पे रूट 2 लिख लिया अपरिमेय, रूट 3 दे दिए तो अपरिमेय, तो क्या आ गया, रूट 6 आया। रूट 6 क्या है, अपरिमेय, क्योंकि इसे आप पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या है। जैसे 2 रूट 5 लिखे, यहाँ पे रूट 3 लिखे, है ना। देखो तो दो दो जो रहता है वो बाहर ही रह जाता है, रूट का रूट के साथ गुना होता है, हम आगे आपको बताएंगे। तो रूट 115, है ना, तो 2 रूट 15, तो ये भी क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगला जो पॉइंट है मेरा, दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे वो हमेशा क्या आते हैं, परिमेय आते हैं। चेक कर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए आप 2/3 और 5/7, कटेगा तो नहीं, कट कट तो नहीं रहा है। 5 दूना 10/21, है ना, 10/21, ये क्या है, परिमेय संख्या। कुछ भी ले लो, 5/2 तो 1/2 ले लो, है ना। क्या गुना करोगे, 5 गुना 1 तो क्या हो गया, 5, 2 दूना 4, ये भी परिमेय आ रहा है कि नहीं आ रहा।
उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक हमारी बातों को समझ रहे होंगे, है ना? धीरे-धीरे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है मेरे दोस्त? चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? अगला मेरा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है ना? तो सबसे पहले हम आपको सम और विषम समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस बताएंगे। सम किसे कहते हैं? जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए उसे सम कहते हैं। जो संख्या दो से पूरा पूरा ना कटे उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम विषम कहते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसका सामान्य रूप। सामान्य रूप मतलब जनरल फॉर्म। सामान्य रूप क्या होता है? टू एन रूप का होता है, ठीक है? टू एन रूप का होता है, जहाँ पे एन क्या है? एन क्या है? पूर्णांक है। एन क्या है? पूर्णांक है, ठीक है मेरे भाई? देखो, एन का जो पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या, अभी बच्चे लेवल पर प्राकृतिक संख्या भी मान सकते हो। अभी एन का वैल्यू आप कुछ भी डालो, एन का वैल्यू कुछ एक डालो, तो क्या लिखोगे सर? दो इंटू एक करेंगे तो क्या आएगा? दो आएगा। देखो, दो भी परिमेय संख्या ना, है ना? क्यों, सॉरी, परिमेय नहीं, दो भी सम संख्या है, क्योंकि दो में दो से भागा लग रहा है। अगर एन का मान आप पांच रख दो तो दो गुना पांच करोगे, दस आ रहा है। देखो, दस में दो से तो भागा लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है? शून्य के बारे में आप ध्यान दोगे, शून्य में जो है, शून्य क्या है? एक सम पूर्णांक है ना, क्योंकि शून्य में जैसे ही दो से आप भागा दोगे तो शेष जीरो आता है, इसका मतलब पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब जीरो क्या है? सम संख्या है, ठीक है? तो देखो, विषम का हम बात करते हैं। विषम जो है, विषम सम जो दो से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल रूप क्या होता है वो देखेंगे। टू एन प्लस वन या टू एन माइनस वन होता है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे पुट किया वैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? विषम संख्या ही मिलेगा, ठीक है? मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ठीक है? आपको जीरो पे कंफ्यूजन होता होगा, जीरो सम है या विषम, मैं वो समझाता हूँ। देखो, पहला सम संख्या क्या होता है? दो, तो हमने दो लिखा। अगला क्या होता है? चार, फिर क्या होता है? छह, फिर क्या होता है? आठ, फिर क्या होता है? दस, ठीक है? देखो, आपने दो से चार पे गया तो दो बढ़ गया, है कि नहीं? आपने दो से चार से छह पे गया तो दो आगे बढ़े, छह से आठ पे गए तो दो आगे बढ़े, आठ से दस पे गए तो दो आगे बढ़े। तो आप जैसे जैसे पीछे भी आओगे ना तो फिर सम पे ही आओगे। दो माइनस करेंगे फिर भी सम, दो माइनस करेंगे फिर भी सम। जैसे इससे दो माइनस करो तो जीरो आते हैं। देखो, जीरो सम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो सम आपको समझ में आ गया, जीरो सम है या विषम है। इस कॉन्सेप्ट से भी आपको समझ में आया, इस कॉन्सेप्ट से भी समझ में आ जाए, इस कॉन्सेप्ट से भी आपको क्या हो गया? समझ में आ गया। जो काम के आप नोट कर सकते हो, ठीक है? अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। सीधा बात ध्यान रखना है, जिस संख्या में दो से भागा लगेगा, जिस संख्या में दो से भागा लग जाएगा वो क्या है? वो मेरा सम संख्या है। जिसमें दो से भागा नहीं लगेगा वो मेरा क्या है? विषम संख्या है, ठीक है मेरे भाई? अब मैं सीधा बात समझाता हूँ। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषम पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है? अब बात को समझो, है ना? हमारी बातों को समझो। अभी मान लिया जाए इसमें आप दो से भागा दोगे तो दो तिया छह, कट जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब ये सम है। अब इसमें भागा दो, इसमें जैसे भागा दोगे दो से, इसका मतलब है दो से आप पहले इसमें भी दोगे फिर उसके बाद इसमें भी दोगे, तो दो तिया छह बार में कटेगा, दो से दो कट जाएगा, तो तीन क्यू प्लस वन बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसका मतलब ये भी सम संख्या है। अब हम बात करते हैं सी नंबर का। जैसे इसमें दो से भागा दो, दो तिया छह, इससे दो से एक में तो भागा लगेगा नहीं, जैसे ही भागा पूरा पूरा नहीं लगा, इसका मतलब ये क्या है? विषम संख्या है। और इसमें चेक करो, इसमें जैसे दो से भागा दोगे तो दो तिया छह, है ना? और दो दूना चार। आपको हम ये कह रहे हैं कि दो से इसमें भी भागा जाएगा और इसमें भी भागा जाएगा, ठीक है? बस आप इसी से पता कर लो कि कौन सम है कौन विषम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? अगला कॉन्सेप्ट है सम और विषम का कुछ, है ना? जैसे सम में सम जोड़ोगे तो क्या परिणाम आएगा, या सम में सम घटाओगे तो क्या परिणाम आएगा? हमेशा सम आएगा। एग्जाम्पल से समझो, छह सम है, चार सम है, जोड़ेंगे तो दस, दस भी सम आ रहा है। आठ सम है, दो सम है, घटा भी रहे हैं फिर भी छह आ रहा है, ये भी सम है। विषम में कभी विषम जोड़ो या घटाओ, प्लस माइनस लिखा है हमने यहाँ पे, आंसर हमेशा सम आएगा। पांच विषम है, तीन विषम है, कभी भी जोड़ो तो क्या आएगा? आठ आया, तो क्या होगा? सम हो गया। नौ विषम है, तीन विषम में घटाते हो तो क्या आ रहा है? छह आ रहा है, सम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, सम में विषम जोड़ो या घटाओ तो क्या हमेशा आंसर विषम आते हैं। चार सम है, उसमें तीन विषम जोड़ा तो सात आ रहे हैं, ये क्या है? विषम है कि नहीं है? दस क्या है? दस सम है, इसमें से पांच घटा दिए, पांच क्या है? मेरा विषम है। दस में से पांच गया तो पांच आ रहा है, पांच भी मेरा क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। तो मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब गुना का बात करते हैं। कभी भी सम में सम गुना करेंगे तो आंसर हमेशा सम आता है। एग्जाम्पल देखो, चार में से मैं दो से गुना करें, चार सम है, दो सम है तो आठ आ रहा है, आठ क्या है? सम संख्या है। विषम को विषम से गुना करते हैं हमेशा विषम आता है। जैसे तीन विषम संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे पांच विषम संख्या है तो तीन को पांच से गुना करें तो पंद्रह आया, है कि नहीं? ये भी विषम संख्या है। कभी भी सम को विषम से करें तो आंसर हमेशा सम आएगा, है ना? जैसे छह सम संख्या है और तीन क्या है? विषम संख्या, गुना करो तो अठारह आ रहा है, तो अठारह क्या है? मेरा सम संख्या है कि नहीं? ये जो भी हमने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बहुत भी है ना? आपको ऑप्शन को ऑप्शन को काटने के लिए आपको काम आएंगे, मेरे अप्रोच आपको काम आएंगे इस सब का। मैं जिस तरीके से सॉल्व करूंगा ना आगे धीरे धीरे, आपको इन सभी का काम आएगा, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, है ना मेरे भाई? चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला मेरा क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम में दिया रखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दे रखा है इतना, क्यू का मान दे रखा है इतना, आर का मान दे रखा है, तो पूछा बी का मान, ठीक है? सबसे पहले हम क्या समझेंगे? भाग एल्गोरिथम क्या है? सबसे डेफिनेशन देखेंगे। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तथा ए को बी से भाग देने पर भागफल क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है, और शेष आर प्राप्त होता है, तो हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। जहां पर आर जो है क्या है मेरे भाई? आर जो है जीरो से क्या है?
आर जो होता है मेरे जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए हम 2 से 5 में भागा थी, तो 2 दूना 4, ठीक है। तो एक बचा। अब बताओ हम ये जो है ना, ये बीच ये जो 5 है इसे को हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको हम कहते हैं शेष, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाज्य, सॉरी भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। आप सोचो ये 5 जो है, 5 कैसे हम ला सकते हैं? सर बोलोगे ये 2 और इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना? 2 इंटू 2, है ना? और नीचे लास्ट में ये जो 1 इसमें जोड़ दो, है ना? देखो 2 दूना 4, 1 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना? इस दोनों को गुना करके ये जैसे जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। देखो 5 क्या है मेरा भाई? 5 है मेरा भाज्य। 5 है क्या? भाज्य, है ना? 2 क्या है? 2 है मेरा भाजक। क्या है? भाजक। क्या है? भाजक। ये 2 क्या है? भागफल। भागफल। और ये 1 क्या है? शेष। आप बताओ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, है कि नहीं? इसी को ही तो हम क्या कह रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम कह रहे हैं। आप लेकिन ध्यान से देखो, आप कभी भी 2 से जैसे 5 में भागा दो, यहाँ पे शेष क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है? ये 2 से छोटा आ रहा है ना। अगर मान लिया जाए भाज्य को हम एक पल के लिए ए बोल दे, इसको हम क्यू बोल दे, इसको हम बी बोल दे और इसको हम आर बोल दे, ठीक है मेरे भाई। आप बताओ हमेशा जो है ये आर जो है ये क्या आएगा, बी से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? ये जो, एक मिनट मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। एक मिनट मेरे दोस्त, कलर में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए ये हमेशा छोटा आएगा कि नहीं आएगा? बी से, 2 से हमेशा ये एक एक छोटा है ना, तो हमेशा ये क्या है, बी से आर छोटा होता है। या अगर मान लिया जाए यहाँ पे 4 रहता है या 6 रहता है, तो 2 से भागा देते तो पूरा पूरा कट जाता, इस समय 0 आता। तो हमने क्या बताया आपको, ये आर का मान जो होता है या 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है, मतलब भाजक से छोटा होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब ये सवाल हमें बनाना है, ध्यान दोगे, ठीक है। क्वेश्चन में है ए बराबर बी क्यू प्लस आर दे रखा है आपको, विभाजन है कि नहीं, विभाजन एल्गोरिथम दे रखा है आपको, भाग एल्गोरिथम ही विभाजन है एल्गोरिथम हम कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ए को देखो, ए का मान दे रखा है 72, तो हमने दे दिया 72। बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान पता नहीं, ठीक है। क्यू का मान हमें दे रखा है 8, तो हमने 8 दे दिया। आर का मान कितना दे रखा है 0, तो हमने 0 दे दिया, ठीक है। अब देखो जीरो, पहले जीरो का अगर माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे ही इसको हटा देते हैं। अब देखो बी के साथ 8 क्या है, गुना में, है ना? इधर भागा में जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट बताते हैं आपको, इधर से इधर आप काट दोगे, कभी भी ऐसा फॉर्मेट पड़े तो इधर से इधर काट दो। 8 नम्मा 72, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें मैं आपको कुछ अप्रोच बताता हूँ अपना। देखो अभी हमने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आपको इसमें क्या पूछ रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है। देखो तो ए बराबर आपके सामने क्या है, बी। बी कितना है 61, क्यू कितना है 27, आर कितना है 32। अब हम आपको बताते हैं, आपको इसी चार में से कोई ना कोई आंसर है आपका। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, देखो पहले हम क्या करते हैं, सुनो। अब एक चीज बताओ आप, इकाई पे क्या है, यहाँ पे 7, यहाँ पे इकाई पे क्या है 1, तो 7 इकाई को इकाई से गुना करो, है ना? क्योंकि हम पहले कोशिश करें, इसका इकाई अंक 9 है, इसका 0 है, इसका 9 है, इसका 6 है। हम कोशिश करते हैं अगर हमको इकाई अंक से आंसर आ जा रहा है तो हम क्यों फालतू का टाइम बर्बाद करें अपना। तो वही हम चेक कर रहे हैं। पहले देखो 7 को 1 से गुना करेंगे, इकाई अंक पे 7 आएगा, और इसका इकाई अंक कितना है 2 है, तो इकाई अंक पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखो ये दो ऑप्शन के इकाई अंक में 9 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर या तो ये होगा, आंसर या तो ये होगा। देखो बहुत करीब करीब है, तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो गुना का भी हम स्मार्ट अप्रोच आपको सिखाते हैं। 61 और 27 को गुना हम कैसे करेंगे, देखो हम कैसे करेंगे, 7 को 1 से करेंगे तो 7, देखो फिर कोना कोनी, 7 7 छक्का 42, 2 एका 2, तो 42 2 44 का 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 12 2 कितना होता है 14, 12 2 कितना होता है मेरे भाई 14। एक बार चेक करेंगे फिर से, हमने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं करा। 61 को और 61 और 27 को मल्टीप्लाई करना था, हमें यही करना था ना। तो देखो क्या होता है, 7 को 1 से करेंगे तो 7, 7 छक्का 42, 2 दूना सॉरी 2 एका 2, तो 42 2 44 का 4, 4 हाथ में 4, 6 दूना 12, 12 और 4 कितने होते हैं 16 होते हैं। कितने मेरे भाई 16 होते हैं। कैसे गुना किया आपने समझ गया। और इसमें आपको कितने जोड़ने हैं 32 जोड़ने हैं। कैसे जोड़ते हैं, 2 7 कितने हो गए 9, 3 और 4 कितने हो गए 7, 16 है तो 16 का 16, तो कितना हो गया 16 7 9, 16 7 9, तो इज द राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तरीका हमारा, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, मेरा अप्रोच लग रहा होगा कि आगे धीरे-धीरे मैं आपको और स्मार्ट अप्रोच सिखाऊँगा, ठीक है मेरे भाई? देखो इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, इसमें भी आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? कैसे करते हैं वो ध्यान दोगे आप, ठीक है? देखो ए बराबर, देखो बी कितना दे रखा है 73, क्यू कितना दे रखा है 34 और आर कितना दे रखा है 23, हमने पुट कर दिया। देखो इकाई पे काम करते हैं ना, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 4 तिया 12, इकाई अंक पे कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना है 3, तो 2 को 3 से जो 2 में 3 जोड़ेंगे ना, जोड़ है तो जोड़ेंगे, तो इकाई अंक पे क्या आएगा, तो हमारा आंसर ये हो सकता है या हमारा ये आंसर ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो हम सोचते हैं, देखो इन
इसका देखो ये 2505 है, ये 3505 है, 1000 का डिफरेंस। तो डिफरेंस बहुत लंबा है, मतलब अंतर बहुत बड़ा है। हम क्या कहते हैं, 73 को हम मान लेते हैं 70 है, ठीक है, 73 को 70 बोल देते हैं। देखो जीरो से गुना हमें नहीं करना पड़ता, जीरो को हम छोड़ देते हैं। 7 से गुना करेंगे पहले हम 4 में, इकाई में ना, 7 से पहले इकाई में, 7 चौका 28 का 8 हाथ में दो, 7 या 21 में दो जोड़ेंगे, 21 22 23। जीरो छोड़ा था आपने, जीरो इसमें क्या करोगे, आप जोड़ दोगे, जोड़ दोगे, फिर आप क्या करोगे इसमें। देखो जैसे आपने 70 किया तो क्या आ गया 2350। सोच के देखो 2350 में आप ये 23 जोड़ोगे, 2350 में आप क्या करोगे, आप 23 जोड़ोगे, ठीक है। तो आप देखो आंसर करीब करीब आप 2500 के ही पास पहुंच रहे हो ना, कभी भी 3500 के पास तो नहीं पहुंच रहे हो, है कि नहीं। हमने क्या किया, 73 को 70 कर दिया। हमने आंसर को क्या कर दिया मेरे भाई, हमने आंसर को कम कर दिया, है ना। हमने क्या कर दिया, जो भी मेरा वैल्यू था वो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो जो मेरा कम वाला है वही मेरा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब बी इज द राइट आंसर, सी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो गुना करने की काम है नहीं, गुना करने का तरीका हमने पिछले स्लाइड पे बता दिया था, वो भी आप यहाँ पे लगाओगे तो सेम लग जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो वही किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अनुसार मतलब आपको यहाँ पे कुछ मिस्टेक लिख रखा है ना, पूर्णांक क्यू और आर हो, है ना, के अनुसार आपको दे रखा होगा, परिमेय के अनुसार आपको, मतलब विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का यूज करके को एक पूर्णांक क्यू और एक पूर्णांक आर होता है, तो समीकरण जैसे बनता है ना, अपने पीछे हमने समझाया ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करता है, आपको दिखाना है मतलब कौन सा इक्वेशन इसमें से संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन परिमेय का है क्या, वो मैं बताता हूँ। यूक्लिड विभाजन परिमेय का के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों को ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय, अद्वितीय यहाँ पे अद्वितीय लिखा था, अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने आपको पीछे ही समझा दिया, ठीक है। हमने आपको पीछे ही समझा दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे आते हैं, समझा दिया। हमने आपको ये भी समझाया आर जो होता है, तो आर जो मतलब शेष जो होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा आता है ना, तो जीरो से बड़ा आता है, ठीक है। और बी से छोटा, बी क्या है मेरा, भाजक रहता है, आपको याद करो भाजक से छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जो ऑप्शन आ रहा देखो, यही बी होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो सही से, यही होगा मेरा आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप हमें कमेंट जरूर करना, या किसी चीज में सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें वो भी बताना, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं, ठीक है। और अप्रोच के बारे में आप हमें बताना, कमेंट करोगे उसके बाद ही मैं समझ पाऊंगा कि मैं सही कर क्वेश्चंस करवा पा रहा हूँ या नहीं करवा पा रहा हूँ, या कुछ सुधार की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम, मतलब लघुत्तम समावर्तक को हम क्या कहते हैं, एलसीएम, और महत्तम समावर्तक को क्या कहते हैं, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। एचसीएफ का क्या है, लघुत्तम 14 गुना है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, हमने यहाँ पे लिखा एलसीएम, हमने क्या दिया यहाँ पे एलसीएम, और हमने यहाँ पे क्या लिखा एचसीएफ, है ना, एचसीएफ, ठीक है मेरे भाई। बताओ हमको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, एलसीएम क्या बोल रहा है, एलसीएम कर रहा है एचसीएफ से क्या है, एचसीएफ से क्या है 14 गुना है, तो अगर ये एक है तो ये कितना है मेरे भाई, 14 है। अभी एक्स मान के करते हैं, फिर एक आपको बाद में समझाएंगे। एक्स है ये, तो ये क्या है मेरे भाई, ये है मेरे भाई 14 एक्स है, ठीक है, 14 गुना है तो 14 एक्स हो गया। एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट वेट करेंगे आप, एक मिनट वेट करेंगे प्लीज। एक मिनट, चलिए सॉरी आपको वेट करवाने के लिए, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है मेरे बात। सुनो, मैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, देखो अभी हमने एक्स मान के करता हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊँ। देखो अगर एच सी एफ एक्स है तो ये 14 गुना है, तो 14 एक्स होगा कि नहीं होगा, आप बताओ मुझे। 14 एक्स तो होगा। अभी यहाँ तक तो हम सही कह रहे हैं ना, नहीं कह रहे, बताओ। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है, बताओ। यहाँ तक आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो हम आगे बताते हैं आपको। अब हम क्या करते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है, 600 है। जोड़ मतलब सीधा जोड़ो, ये कितना है मेरे भाई, 600, है ना। तो 14 में जैसे एक्स, 14 एक्स में एक्स जोड़ोगे तो कितना होगा मेरे भाई, 15 एक्स बराबर 600। अब बताओ, पीछे भी हमने बताया था कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट इसको इससे काट देंगे, 15 चौका 60 जीरो। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू 40 आ रहा है। आप खुद बताओ मेरा क्या है, यहाँ पे हम एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 इंटू 40, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 40। देखो आपसे पूछ रहा है, एक संख्या आपको 280 दे रखा है, दूसरा पूछता है, तो आपको पता होगा दो संख्या का गुना जो होता है, एक संख्या ए दूसरा संख्या बी है, अगर दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, मतलब लघुत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक होता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो है ये क्या है, यहाँ ये हमने एलसीएम लिखा, ये मेरा क्या है, एचसीएफ है। अब बताओ, खुद बता रहा है एक संख्या 280 है, दूसरा पूछा, दूसरा को हम बी बोल देते हैं, तो ये भी यहाँ पे गुना करना पड़ेगा ना। अब काटो, जीरो से जीरो कट गया, 4 सत्ते 28, 7 दूना 14, 40 दूना
कितना हो गया 80, तो बी का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, बी का वैल्यू आ गया सी, बी का वैल्यू कितना आ गया सी, है ना, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरा, इसका आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना, क्या बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। ठीक है, वीडियो लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैं आपको आज स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ, कैसे हम करते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, छोटा सा पॉइंट आप मेरा ध्यान दोगे, अभी एचसीएफ के बारे में थोड़ा छोटा सा पॉइंट आप ध्यान दोगे। एचसीएफ होता क्या है ना, एचसीएफ जो होता है वो सबसे बड़ा संख्या होता है, वो सबसे वो सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या होता है, सबसे बड़ा संख्या होता है, सबसे बड़ा संख्या होता है जो जो संख्या को काट देता है, संख्या संख्या को क्या करता है, काट देता है, काट देता है। ठीक है, हम आपको एचसीएफ धीरे धीरे डिटेल में समझाएंगे, अभी मेरा बात ये तरीका याद रखो, सेकंड में आप बना पाओगे। ठीक है, संख्या को ही काट देता है एचसीएफ, है ना, क्या करता है, संख्या को ही काट देता है, मतलब ये दो संख्या जो है इसका एचसीएफ जो होगा इस दो को क्या करेगा, काट देगा। तो अब देखो इससे आप इसमें भागा देके देखो, 6 से काटोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर तो 2x है, यहाँ पे 4x है, तो 2x से 4x वाला तो कटेगा ना, y से y कट जाएगा, तो इससे इसमें तो भागा लग रहा है कि आप इससे इसमें भागा दो, देखो 6 से 6 दूना 12 कट जाएगा, यहाँ पे देखो 2x है और एक ही x है, 2x से एक x तो नहीं कट पाएगा मेरे भाई, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करते, 6x को चेक करते, 6 से भागा दोगे 6 से 6 कट जाएगा, x यहाँ पे एक x है, ऊपर में कितना 4x है, तो एक x से एक x तो काट सकते हो ना, तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। अब इसको इससे चेक करते हैं, 6 से भागा दोगे 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12, और क्या करोगे, अभी x से भागा दोगे इसमें, x से x कट जाएगा, है कि नहीं। आप ये बताओ, एक चीज बताओ मुझे, ये जो हमने पॉइंट देखा यहाँ पे, खुद सोच के देखो क्या सोचना है आपको, बी जो सोचना है आपको, देखो 6x से क्या हो रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है ना, तो आपका आंसर ये हो सकता है ना। लेकिन आपको तो पता नहीं है ना कि ये ही बड़ा संख्या आपको पता करना है। जैसे अब 6x से कट रहा है तो ये 6y से भी कट जाएगा ना, ये 6y से ये भी कटेगा, 6y से ये भी कटेगा, लेकिन आप 6xy को एक बार चेक करो, 6 से आपने खुद देखा 6 से कटेगा, फिर x से भी सब ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो अब 6 में x है और y है, x का मान कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं x का मान हम कुछ भी दे दिए, सब मल्टीप्लाई में गुना में है सब, तो x का मान कुछ भी हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे y का मान कुछ भी हुआ, अगर आप मान लिया जाए x और y को मल्टीप्लाई करते हो, x और y को मल्टीप्लाई करते हो, क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, है कि नहीं। अगर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, एक मिनट मेरे दोस्त, आपको कौन समझ में आएगा, मैं एक रफ करता हूँ आपसे, समझाता हूँ फिर से आपको, है ना। अभी देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, अभी आप ये तो नहीं डिसाइड कर सकते हैं ना कि यही वाला जो पहला जो आ रहा था यही सबसे बड़ा है, ये नहीं बता सकते आप, तो ये भी नहीं कह सकते यही सबसे बड़ा है कि नहीं। इसको इस सबसे बड़ा क्यों कहना पड़ेगा, क्यों, खुद बताओ, 6x तो है, 6x तो है ना, 6x यहाँ पर भी है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में y है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, y है, तो देखो आप क्या देखा कि सर ये सबसे कट रहा है, सबसे ये भी कट रहा है और ये भी कटेगा, तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कम समझ में आ रहे हैं कोई बात नहीं, परेशान मत होना, फिर अगली जब हम स्लाइड लाएंगे, अगली क्वेश्चन लाएंगे अगले डे 2 में, डे 3 में, तो आपको फिर क्लियर और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी परेशान मत होना, ठीक है, अब ये तरीका अगले क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बता रहा है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूल देखो, है ना, कभी भी रूट के अंदर ए हो गुना रूट के अंदर बी हो, तो ये दोनों ए बी एक रूट के अंदर आ जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे रूट 2 इंटू रूट 8, तो क्या होगा, रूट 116, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। जैसे कभी भी भागा के फॉर्म में लिखे रूट ए बटा रूट बी, तो इसको हम एक रूट के अंदर ए बटा बी लिखते हैं। जैसे रूट अंडर 18 बटा रूट 2 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पूरा रूट के अंदर 18 बटे 2, 2 नम्मा 18, तो ये क्या हो जाएगा, 9 रूट 9 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा इसका एचसीएफ। देखो कभी भी अगर ए स्क्वायर है ऐसे रूट के अंदर है, तो इसका ए होगा, क्यों होगा मैं समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जो साइन है ये क्या, वर्गमूल का साइन, इसका मतलब है कि स्क्वायर मतलब है ये 2 बार गुना में है, वर्गमूल में क्या होता है, दो जोड़ा, दो का जोड़ा लगता है, ये दो में से एक क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये मेरा क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, क्या हो जाता है मेरा, वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। सेम काम करते हैं इसको, 10 इंटू 15, 10 इंटू 15, देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, देखो तो 5 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 5 को बाहर निकाल लेंगे, और 2 और 3 का जुड़ा तो मिला नहीं, तो 2 तिया 6 अंदर में हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ गए, तो 5 रूट 6 इज द राइट आंसर। हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन कौन सा है, देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परकलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, क्या करने के लिए किया जाता है, ये एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है मेरे भाई। ठीक है,
आपको हम बताएँगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएँगे, उस टाइम आपको बताएँगे कि किस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम यूज़ एचसीएफ निकालने में करते हैं, ठीक है? अब हम अगली क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है मेरे भाई? जो कि आखिरी क्वेश्चंस होगा आज का, ठीक है? 10 हो चुके हैं, ये 11वीं क्वेश्चन है जो आखिरी है। देखो, अब मैं इसको समझाता हूँ। अभी हमने आपको क्या बताया था? एचसीएफ के बारे में बताया था, है ना? यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम डिटेल में समझाता हूँ। एचसीएफ क्या होता है? सब लिखा है, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? एचसीएफ को महत्तम समावर्तक या मौसा लिखा रहता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे 12 लिखा है, 18 है, 12 लिख लिए। गुणनखंड होता है, गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड या फैक्टर बोलते हैं संख्या जिस जिस से कटे। संख्या जिस 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 से क्या हो? कटे, उसी को क्या कहते हैं? गुणनखंड। देखो, 12 किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से भी कटता है। 18 किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। सारे से कटते हैं? सारे से कटते हैं कि नहीं कटते? सबसे कट जाते हैं। तो अब एक बात बताओ हमें, सबसे कट जाते हैं, अब बताओ आपको क्या बताना है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। देखो, इसका क्या, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? एक दोनों में आ रहा है कॉमन, हमने एक लिखा। दो दोनों में आ रहा है, हमने क्या लिखा? दो भी लिखा। हम 3 दोनों में आ रहा है तो हमने 3 भी लिखा, और 6 दोनों में आ रहा है तो हमने 6 भी लिखा। हम मान लिए हम 4 आ रहे हैं, तो ये बताओ, ये 1 से ये 12 भी कट रहे हैं, 18 भी कट रहे हैं, 2 से 12 भी कट रहे हैं, 18 भी कट रहे हैं, 3 से 12 और 18 दोनों कट रहा है, 6 से 12 और 18 दोनों कट रहे हैं। लेकिन बड़ा वाला कौन है? 6 सबसे बड़ा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा, ठीक है? अभी एलसीएम का चर्चा करते हैं। एलसीएम का हिंदी होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। गुणज, और गुणज हम किसको बोलते हैं? गुणज हम कहते हैं, गुणज हम कहते हैं पहाड़ा को। पहाड़ा को। अगर कहेगा 5 का 5 गुणज बताओ, तो क्या लिखोगे आप? 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, ऐसे लिखोगे, ठीक है मेरे भाई? तो देखो, जैसे मान लिया जाए, अब हम आपको बात समझाते हैं कुछ, ठीक है? देखो, 4 के गुणज आपसे पूछे क्या होगा? 4 का 4, 8 4 12 14 16 4 20। 6 का गुणज पूछे तो क्या कहोगे आप? 6 का 6, 6 12 6 18 6 अगर मान लिया जाए 4 और 6 का आपसे एलसीएम पूछे, ऐसे करोगे। और देखो, दोनों में क्या आ रहा है? खुद बताओ, सोच के देखोगे एक बार। देखो, बोलोगे 12। अभी देखो, 12 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? और ठीक है, अब आगे जैसे बढ़ोगे, 20, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24 भी आएगा, 4 सत्ते 28 भी आएगा, है ना? इसमें क्या 6 चौके 24, 6 पंचे 30 भी आएगा। लेकिन देखो, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, आगे बढ़ते जाएंगे ना। देखो, ये 24 यहाँ पर भी आ रहा है, 24 यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम, मतलब इसका मतलब देखो, 12 भी आ रहे हैं दोनों में और 24 भी आ रहे हैं दोनों में। 12 जो है, इसको 12 जो है ना, 12 दोनों में आ रहे हैं, 24 दोनों में आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको कौन सा लेना है? छोटा वाला। एचसीएफ में आपको बड़ा वाला लेना है और एलसीएम में आपको छोटा वाला लेना है, ठीक है? क्यों लेना है? इसका डिफिनेशन ये होता है, दो या दो से अधिक संख्या का सबसे छोटा धनात्मक समान गुणज, समान मतलब समान गुणज एलसीएम कहलाता है। मतलब समान गुणज मतलब जो दोनों में है, जो दोनों में है, क्या है? जो दोनों में है। तो आप सीधा बात याद रखो कि एचसीएफ का बता चुके थे हम, आपको एलसीएम का बताते हैं। एलसीएम क्या करता है? एलसीएम संख्या को काट देता है। एलसीएम संख्या को क्या करता है? काट देता है। लेकिन कौन सा? छोटा से छोटा, छोटा संख्या, है ना? छोटा से। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? आपको बोल रहा है 45 और 60 का मौसा ज्ञात करें, मतलब एचसीएफ ज्ञात करें। अब देखो, 45 से भागा तो एचसीएफ क्या करता है? संख्या को काट देता है। इसको भागा तो कट रहा है, और 45 से ये नहीं कट रहा है, तो एचसीएफ ये नहीं हो सकता। 3 से भागा तो 3 से 45 भी कटता है, 3 से 60 भी कटता है, ठीक है? ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन हम आगे चेक करेंगे। 1 से दोनों कट रहा है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी एचसीएफ हो सकता है। आप 15 को चेक करते हैं, 15 से 45 भी कट रहा है, 15 से 60 भी कट रहा है, ये भी आंसर हो रहा है। लेकिन एचसीएफ में हमें आपको क्या बता, बड़ा वाला आंसर होता है, मतलब डी इज द राइट आंसर। अब सेम कंडीशन पे अगर मान लिया जाए, हम आपसे पूछें कि 45 और 60 का जो है एलसीएम क्या होगा? चलो आज के लिए छोड़ देते हैं इतना, आप वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, ठीक है? फिर आप परेशान हो जाओगे मेरे दोस्त, ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू। आप हमारे साथ अपनी समय निकाल के जो आपने दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वर्थ इट लगेगा वो। आप जो हमारे साथ जुड़ के काम करोगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि मैथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100 करोगे, ये हमारी गारंटी है ना मेरे दोस्त? लेकिन आपको करने पड़ेंगे। आज हमने 11 क्वेश्चंस करवाए, मैं धीरे धीरे और आपका क्वेश्चंस बढ़ाता चलूंगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट करोगे। अगर किसी चीज़ की सुधार की ज़रूरत है, वो भी आप हमें कमेंट करोगे। वीडियो कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे, ठीक है? तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।